हेलो फ्रेंड्स, मैं लीलेन सकरवार और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 की। यदि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का सीधा सीधा मतलब है छुआछूत, मतलब टच। अनटचेबिलिटी शब्द सही समझ में आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत यानी इसी तक सीमित है? जी नहीं फ्रेंड्स, एक केस हुआ था देव रजैया वर्सेस, ये हुआ था पद्मना। ये पद्मना का केस हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। इस केस में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो अस्पृश्यता है यानी जो अनटचेबिलिटी है उसका जो मतलब है वो शाब्दिक और व्याकरणिक दृष्टि से ना देखें, उसको शाब्दिक या व्याकरणिक दृष्टि से उसका अर्थ ना देखें। इसका अर्थ जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखें। उसका अर्थ जो है वो ऐतिहासिक जो चीजें हो रही है उनसे जोड़कर अनटचेबिलिटी का अर्थ देखें। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा सीधा है कि देखिए, मान के चलिए एक ये मैंने एक क्षेत्र बना दिया, ठीक है। अब इस क्षेत्र को आप चाहे नगर के ले, चाहे इसको आप शहर के ले, चाहे इसको देश के ले, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब कुछ भी नहीं था तब फिलॉसफी थी। जो फिलॉसफी है यानी जो दर्शन है, जो दर्शन शास्त्र है, वो किसी भी चीज का यानी किसी भी सब्जेक्ट की जननी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्या हुआ था कि देखिए, अब मैंने एक देश बता दिया, इसमें कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ लोग, कुछ विशेष वर्ग थे, ठीक है। तो कुछ वर्ग विशेष थे, इसमें से कुछ जो थे वो ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य और कुछ शूद्र। ये एक्चुअल में हमारा जो धर्मशास्त्र है वो कहता है कि 4 वर्ण में बटे हुए थे, लेकिन क्या है कि देखिए, फिलॉसफी क्या कहती है, जो हमारा दर्शन शास्त्र वो कहता है कि ये जो 4 वर्ण है वो असल में 4 वर्ण नहीं थे, 4 कर्म थे, 4 काम थे। राजा मनु ने अपनी 4 संतान को उनके अलग अलग कर्मों के आधार पर अलग अलग वर्णों में, अलग अलग पदों में बांट दिया गया था। जैसे कि आप देखते हैं, एक अपर पद होता है, उससे एक अपर पद होता है, उससे एक अपर पद होता है। ये जो पद वगैरह चलते हैं, श्रेणी चलती है, उनके आधार पर बांट दिए गए थे, जो आज जो हैं वो वर्ण में बदल गए हैं। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक जो निंजा टेक्निक है, एक निंजा हथौड़ी करके एक चैनल आता था, उसमें एक निंजा टेक्निक बताई गई थी कि आप क्या है कि आप किसी व्यक्ति से कोई एक मैसेज पास कीजिए, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति को कुछ एक मैसेज बताइए, और अगर वो 14 लोगों की टीम है तो जब वो बारी बारी से हर एक व्यक्ति के कान में वो बात अपनी पास करता रहेगा, तो जो लास्ट व्यक्ति है, लास्ट व्यक्ति से जो प्रथम व्यक्ति, उस पर जो मैसेज आएगा वो उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही ये जो चीज थी वो क्या हुआ, वर्ण कर्म ना होकर वर्ण के आधार पर बदल गई, वो कास्टिज्म के आधार पर बदल गई, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण थे वो तो वेद का पाठन करते थे, ठीक है। ये जो क्षत्रिय थे वो रक्षा करते थे, और जो वैश्य थे वो व्यापार का काम करते थे, और जो शूद्र थे वो मजदूरी हो गया और इससे निचले स्तर का कार्य जो थे वो करते थे। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से फिर फिलॉसफी उठती है, ठीक है। हर व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर इंसान अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ बताना चाहता है, उत्तम बताने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, वो स्किल्स के आधार पर, वो टैलेंट के आधार पर, वो नॉलेज के आधार पर अपने आप को उत्तम बताने की कोशिश करता है। और ये जो चौथा आधार है, इस आधार के कारण ही सारी जो जड़ है वो इस आधार के कारण उठी हुई है। एक चौथा आधार है कास्ट के आधार पर, यानी जाति के आधार पर,
ठीक है, जाति के आधार पर, यानी ये जो मैंने यहाँ लिखा कास्ट, ये कास्ट के आधार पर क्या करता है व्यक्ति, अपने आप को उत्तम बताने की कोशिश करता है। और जैसे कि पहले जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हमारा पहला का जो दौर रहा है उसमें हमने देखा भी है कि बहुत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता था। तो क्या हुआ कि ये जो कालांतर में जो पहले मतलब जो समय था, इनमें क्या हो गया, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, इनका तो जो प्रोग्रेस था, इनका जो विकास था वो निरंतर बढ़ता चला गया। ठीक है, ये जो इनका जो विकास था वो निरंतर बढ़ता चला गया, लेकिन जो ये शूद्र थे उनका जो प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था, और उनका जो विकास था वो निरंतर नीचे की ओर चला गया। और जिसका जो प्रमाण है वो हमको मिलता है अपने संविधान में। ठीक है, हमारे संविधान में जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस चीज को भाप लिया था, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 14 सामाजिक जो आपका विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 जो सामाजिक समानता दी गई थी। आपने एक फिल्म देखी होगी आर्टिकल 15, जिसमें बताया गया है कि आज भी कुछ ऐसे स्थान है, ऐसे क्षेत्र है जहां आज भी किसी विशेष व्यक्ति के समूह से, किसी विशेष व्यक्ति वर्ग से विभेद किया जाता है। आर्टिकल 15 जो आयुष्मान खुराना की मूवी थी उसमें भी हमने देखा है। और आर्टिकल 17 जो ये जो विकार, जो कास्ट वाइज है, जो जाति वाइज जो विकार उत्पन्न हुआ, इसी का एक और स्टेप, इसी की अगली श्रेणी है अस्पृश्यता, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक, फिर एक और केस हुआ था फ्रेंड्स, एक और केस हुआ था, एक और फ्रेंड्स केस हुआ था आपका मद्रास राज्य में हुआ था, आपका पीएस चर्या का केस। इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि जो हिंदू वर्ग के लोग थे, हिंदुओं में ही किसी एक वर्ग को मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने रोक दिया, और जिसके कारण ये जो अस्पृश्यता है उस पर उनका अस्पृश्यता का एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो थी वो लग गई उनके ऊपर। उन्होंने एक वर्ग विशेष को रोका और ये जो है वो अस्पृश्यता के अंतर्गत आने लगी। यानी किसी व्यक्ति को केवल कास्ट के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए, ठीक है, आपके नदी तालाब हुए, कोई भी एक सार्वजनिक स्थल है, सिर्फ केवल कास्ट यानी जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके प्रवेश से, उस स्थल पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। और यदि अगर उसको प्रवेश करने से रोका जाता है तो ये कानून का उल्लंघन होगा, ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा, और इसके लिए उसको दंड भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने, जो भारत सरकार थी, उन्होंने एक नियम लेके आया था, एक अधिनियम लेके आया था, जिसको हम 1955 में एक अधिनियम लेके आया था, जिसको हम कहते हैं अत्याचार अधिनियम। अत्याचार अधिनियम, अत्याचार अधिनियम, जिसको बाद में संशोधित किया था 1976 में, और ये जो था वो सिविल संरक्षण अधिनियम के नाम से जाने जाना लगा। सिविल संरक्षण अधिनियम। और अनटचेबिलिटी को, ये अस्पृश्यता का अंत है, इसको दूर करने के लिए एक और, ये 76 है, एक और नियम बना था 1989 में। ये नियम था फ्रेंड्स SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट यानी अनुसूचित जनजाति जाति अधिनियम। यहां लिख देता हूं मैं 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, ये यानी अत्याचार अधिनियम किसका, SC/ST एक्ट। फ्रेंड्स, इस जो 1989 का जो एक्ट था, इसी में सबसे पहले बात उठी थी उत्पीड़न की। यहीं पर बात उठी थी सबसे पहले उत्पीड़न की।
इसी में उत्पीड़न को परिभाषित किया गया था, हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया था कि उत्पीड़न का मतलब क्या है। और फ्रेंड्स एक बात 2015 में इसमें संशोधन हुआ और कुछ और जो मतलब इस जो एक्ट था उसको और अधिनियम को और कठोर बनाया गया। और 2015 में जो ये जो उत्पीड़न शब्द है, उत्पीड़न शब्द में और शब्द जैसे कि ये आपका मूंछ मुड़वा देना, किसी का मूंछ मुड़वा देना, ठीक है, किसी को गधे पे बिठा के उसको पूरे शहर में घुमाना, किसी का मुंह काला कर देना, ये सारे जो हैं वो उत्पीड़न शब्द में आने लगे। जनजाति जो महिलाएं हैं उनको दासी बना देना, ये सभी उत्पीड़न में इसमें 2015 में जो था वो जोड़ा गया। और ये सारे जो है वो उत्पीड़न यानी हरेसमेंट के आने लगे। और इसके खिलाफ उन्होंने इसके लिए 1989 एट्रोसिटी एक्ट में उन्होंने कुछ प्रावधान रखे कि जैसे कि उन्होंने सबसे पहले एक सिविल सेवक है उसकी नियुक्ति की, ताकि ऐसे व्यक्ति जो ये इस अत्याचार को सह रहे हैं उनके लिए एक सिविल सेवक की नियुक्ति की, जो उसकी सेवाएं उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उसको सुन सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सके, जिसके लिए एक न्यायालय की स्पेशल कोर्ट जिसे कहते हैं, ये सारा जो है वो 1989 के एक्ट में है। विशेष न्यायालय की भी स्थापना की गई, ठीक है। और इसका हम डिटेल में और नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, एमपीपीएससी में नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम पढ़ेंगे जरूर। प्री में नहीं है, ये अभी हटा दिया गया है 2020 में, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए हमने ये तो देख लिया कि जो अनटचेबिलिटी थी वो क्या थी, यानी छुआछूत सिर्फ इतना नहीं था कि सिर्फ छूने से, मतलब उनका प्रवेश निषेध करने से सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक स्थल कौन कौन से? मंदिर, मस्जिद, कुएं, तालाब या गिरजाघर, मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और मूंछ मुड़ना, ये सब चीज़ हमने देखी। अब हम इसको देख लेते हैं, इनके कुछ उपाय देख लेते हैं कि ऐसे क्या उपाय हो जो क्या हो जिसके कारण अस्पष्टता में जो अनटचेबिलिटी है उसको कम की जा सके, ये जो भेदभाव हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहले तो पहला जो उपाय है वो पहला उपाय है जो पीड़ित व्यक्ति है यानी पीड़ित समुदाय है, ठीक है, उनको क्या किया जाए, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए, ठीक है। उसके आर्थिक उनको क्या किया जाए, उनको जो आर्थिक है वो मदद की जाए। और इसके अलावा उनका सामाजिक विकास किया जाए, यानी क्या किया जाए, सामाजिक विकास किया जाए और उनका आर्थिक विकास किया जाए, जिससे ये जो है जो विभेद है वो कम किया जा सकता है। दूसरी चीज है फ्रेंड्स कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, यानी इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया जाए। आप खुद सोचिए कि अगर इंटरकास्ट यानी अंतरजातीय विवाह होने लगे तो एक जाति ही रह जाएगी सबकी, सभी एक ही जाति से बिलोंग करने लगेंगे। तो ये जो अनटचेबिलिटी हो रही है ये इस पर नियंत्रण होगी। और ना सिर्फ नियंत्रण होगा, इस पर हो सकता है आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से रोक हो जाएगी, ये अंतरजातीय विवाह। एक तीसरी चीज है कि जो बच्चे हैं, जो समुदाय है, उनको बच्चे जो हैं, समुदाय के जो बच्चे हैं, उनको उसी समय उनकी अभिरुचि जो अभिवृत्ति है, जो मेंटल और जो बौद्धिक है, वहीं पर उनको ये सिखाया जाए कि जो सारे वर्ग हैं वो एक समान है, यानी सबको समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाए। तो इससे भी जो है SC/ST एट्रोसिटी मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है, वो सामाजिक समानता और जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है आर्टिकल 17। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।